हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एनर्जी सिस्टम्स को, और ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 400 मीटर इवेंट करते हो। अब एनर्जी सिस्टम होता क्या है? एनर्जी सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम लोग एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने देखा तो आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो। आज के टाइम पे हमारे पास दो टाइप की कार अवेलेबल होती है। एक तो होती है पेट्रोल या फिर डीजल वाली कार, और एक होती है इलेक्ट्रिक कार। और जो ये दो कार हैं ये पूरा अलग सिस्टम यूज़ करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने कोई गलत वीडियो खोल ली, मैकेनिक वाली वीडियो खोल ली। हम लोग 400 मीटर को ही देखेंगे, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास दो तरह की कार होती है, एक होती है पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, एक होती है इलेक्ट्रिक वाली। दोनों कार एक ही काम करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं, लेकिन एकदम अलग सिस्टम यूज़ करती है। ये पेट्रोल को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब मान लेते हैं कि मुझे कोई कार खरीदनी है, तो इन दोनों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के प्लस पॉइंट्स क्या हैं और वीकनेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे वो है इनका कॉस्ट, कि मतलब इनको चलाने का खर्चा कितना आता है। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल या डीजल वाली कार को देखेंगे तो मान लेते हैं कि हमने उसमें 100 रुपये का डीजल डलवाया। अब 100 रुपये का डीजल डलवाया, उसमें ये कार मुश्किल से 20 किलोमीटर को चलेगी। तो हम लोग 100 रुपये दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार 20 किलोमीटर चल पा रही है। मतलब इस कार को 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा कितना आ रहा है? 5 रुपये। मतलब जब हम लोग इस कार में 5 रुपये का पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे तब जाके ये कार 1 किलोमीटर चलेगी। अब वहीं पे जो इलेक्ट्रिक कार रहती है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन हो गई, तो वो एक फुल चार्ज में 400 किलोमीटर चल जाती है। मतलब एक बार उसको फुल चार्ज करा तो 400 किलोमीटर चल गई। अब उसको फुल चार्ज करने में कितना खर्चा आता है? वो 400 रुपये के लगभग ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। अब इसके हिसाब से क्या हो गया? 1 किलोमीटर का प्राइस हो गया 1 रुपये। अब यहाँ पे हमने इन दोनों के कॉस्ट को कंपेयर कर लिया और हमें पता चल गया कि ये कार को 1 किलोमीटर चलाने के लिए हमें 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और इस कार को 1 किलोमीटर चलाने के लिए 1 रुपये खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार को खरीदना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट का फैक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रिक कार जीत चुकी है और ये पेट्रोल या डीजल वाली कार हार गई है। अब इलेक्ट्रिक कार हम लोग खरीद तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? जैसे हम लोग भोपाल में रहते हैं और हमारा गाँव राजस्थान में, तो 800-900 किलोमीटर दूर है। कई बार क्या होता है, हम लोग गांव कार से चले जाते हैं। अब अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे, इसको भले हमने फुल चार्ज कर लिया, लेकिन हम लोग गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर रास्ते में फिर ये टेंशन है कि अब इसको चार्ज कहाँ पे करें। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ये पेट्रोल या डीजल वाली कार लेंगे तो पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल ही जाते हैं, तो ये वाली कार उस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट करेगी। जो इलेक्ट्रिक कार है इसको हम लोग हर कहीं रिफ्यूल नहीं कर सकते, या तो हम लोग घर पे ही चार्ज करेंगे या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम लोग इसे चार्ज कर पाएँ, और ऐसे स्टेशन अभी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे जो पेट्रोल या डीजल वाली कार है, इसको हम लोग कहीं पे भी रिफ्यूल करवा सकते हैं, डीजल भर वाली या पेट्रोल भर वाली या। तो इस केस में ये वाली कार जीत गई। अब दोनों चीज़ में मतलब बराबर बराबर चीज़ें, एक चीज़ में ये अच्छी है, एक चीज़ में ये अच्छी है, तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन है कि कौन सी लेनी चाहिए। अब ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक कार की कंपनी है और उसने भी ये प्रॉब्लम को नोटिस किया, और फिर उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चल पाए। मतलब उन्होंने ये जो दो कार थी, इन दोनों कार को जोड़ दिया। मतलब अब हमारे पास एक ऐसी कार है जिसको हम लोग पेट्रोल डलवा के भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके भी चला सकते हैं। अब जैसे कि हमारा घर भोपाल में है और इसके आसपास की जो एक एरिया है, इसके अंदर अगर हमें इस कार को चलाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोड को चालू करके चला सकते हैं आराम से। लेकिन वहीं पे अगर हमें भोपाल से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है तो उस केस में हम लोग पेट्रोल वाला मोड चला सकते हैं। मतलब हमारी इच्छाओं के बेसिस पे हम लोग इस कार का मोड चेंज कर सकते हैं। अगर घर के पास में ही चलाना है तो चार्ज करा और चला लिया, और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? पेट्रोल डलवा के चला लेंगे। लेकिन जैसे अगर हमें 900 किलोमीटर जाना है तो हम लोग पूरा पेट्रोल डलवा के क्यों जाएं? आधे रास्ते तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक से चल जाते हैं, फिर उसके बाद में जब कार का चार्ज खत्म होने लगेगा उस केस में ही हम लोग पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे। तो इस केस में हम लोग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि ये जो कार है, ये कार दो सिस्टम यूज़ कर रही है। एक सिस्टम तो पेट्रोल वाला है और जो एक सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है। सेम वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब भी हम लोग दौड़ते हैं, जिम करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी किस सिस्टम को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रही है वो जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर दो तरह के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, मतलब दो तरीकों को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अभी कौन से हैं? पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। जब भी हमें कोई काम करना है हमारी बॉडी इन दो सिस्टम्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब जो एनर्जी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको।
जैसे ये मेरा हाथ है, तो हाथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो हड्डी हो गई अंदर, फिर उसके बाद में मसल्स है, थोड़ा बहुत फैट है, सब चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। जो मसल्स है सिर्फ वही एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी और उस एनर्जी को यूज़ करके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई एक्सरसाइज कर पाते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए रहती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में चाहिए रहती है। बहुत ज़्यादा डीपली साइंस में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, हमें बस एटीपी चाहिए। अगर हमारे पास एटीपी है तो हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने में भी एटीपी खर्च करना पड़ रहा है। अगर मैं चल रहा हूँ तो चलते हुए भी मेरी बॉडी एटीपी को खर्च कर रही है, और जो एटीपी है ये अपने आप बनते रहता है। जैसे अभी मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो एटीपी खर्च तो हो रहा है, लेकिन जो मैंने खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। इसके साथ साथ जो एटीपी है, नया एटीपी बनता रहता है। जैसे ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये ये एटीपी है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, ये एटीपी बाहर जाते जाएगा और साथ में जो नया एटीपी है ये भी बनते रहेगा। तो किसी टाइम पे सारे एटीपी नहीं चले जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, मतलब जाते रहते हैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं आते रहते हैं। लेकिन जो स्टोर करने की लिमिट है वो तो फिक्स्ड है, मतलब एक टाइम पे हमारी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट ही एटीपी स्टोर कर पाती है। अब ये एनर्जी सिस्टम को आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। अब जो एनाएरोबिक एनर्जी सिस्टम रहता है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। अब ये इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये होता है एक ए लैक्टिक और एक होता है लैक्टिक। तो टोटल हम लोग 3 एनर्जी सिस्टम्स को यूज करते हैं। पहला होता है ए लैक्टिक, दूसरा होता है लैक्टिक और एक होता है एरोबिक। इसका पूरा नाम एनएरोबिक ए लैक्टिक है और ये एनएरोबिक लैक्टिक। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक कार है जो स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं, फिर जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने लगेगी तब पेट्रोल डलवा के उसको और आगे तक चला सकते हैं। सेम वैसे ही जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी सबसे पहले ये एनर्जी सिस्टम यूज करती है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है हम सिर्फ उसे यूज करके काम कर रहे हैं। और ये जो एक्टिविटी है ये 0 से लेके 8 सेकंड तक हम लोग कर पाते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट पे कोई एक्सरसाइज को करेंगे तो वो 0 से 8 सेकंड तक वो एटीपी चल सकता है। जब 8 सेकंड हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी का एटीपी खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो चुकी है तो हमारी बॉडी जल्दी से वो एटीपी को रिस्टोर करना चाहेगी, और वो रिस्टोर करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रहता है उसको हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब जब ग्लूकोज को यूज़ करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक लैक्टिक सिस्टम। अब ये सिस्टम कब तक चलता है, ये चलता है 8 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। अब जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना रही थी इस सिस्टम में, तब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रही थी, और इसी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा पेन फील होगा। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे जाके। और इसके बाद आता है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। ये कब चलता है, ये 1 मिनट के बाद होता है, मतलब जब 1 मिनट को एक्सरसाइज को करते हुए हो जाता है उसके बाद ये एनर्जी सिस्टम यूज होने लगता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी बॉडी सेम वही करती है, ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बनाती है, लेकिन इस केस में हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को भी यूज करती है, तो ऐसे में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। अभी लैक्टिक एसिड क्या होता है ये आपने फील किया होगा अगर आप 400 मीटर करते हो, तो जब 400 मीटर हम लोग कर लेते हैं उसके बाद में हमारी ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा भर जाती हैं, कई बार हमारी अपर बॉडी भी भर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था। वहीं पे अगर आप 4 या 5 किलोमीटर रनिंग करोगे ना तो उसके बाद आपको इतना पेन नहीं होगा, लेकिन 400 मीटर में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि तब हमारी बॉडी ये सिस्टम को यूज़ करके एनर्जी बना रही थी। अब हम लोग फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। जब हम लोग 400 मीटर करेंगे और हम लोग सेट की पोजीशन पे रहेंगे तब टाइम तो बिल्कुल 0 है, फिर जैसे ही गन बजेगी हम लोग स्पीड में एक्सेलरेट करते हैं, तब 0 से 8 सेकंड तक जब हम लोग अच्छा खासा स्टार्ट लेते हैं, पूरा एफर्ट लगा के स्प्रिंट करते हैं, तब हमारी बॉडी एनएरोबिक इलेक्ट्रिक सिस्टम को यूज करती है। मतलब 50-60 मीटर तो बहुत आराम से चले जाते हैं, हमें कहीं पे भी पेन नहीं होता है, एकदम फ्रेश रहती है हमारी बॉडी। लेकिन 8 सेकंड होने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी है वो खत्म होने लगता है। अब हमारी बॉडी एटीपी बनाना स्टार्ट कर देती है और उसके लिए वो ग्लूकोज को यूज करती है, लेकिन ऑक्सीजन अभी यूज नहीं करती है। और हमारी बॉडी ये एनर्जी सिस्टम कब तक यूज करती है, जब तक 1 मिनट नहीं हो जाता। अब 1 मिनट तक हमारी बॉडी ये सिस्टम को यूज कर रही है तो काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग गया है। और फिर अगर हम लोग को एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो 1 मिनट से ज्यादा चलेगी, जैसे कि 800 मीटर मान लेते हैं, तो वो 1 मिनट से ज्यादा चल रही है लेकिन उसमें इतने ज्यादा पैर नहीं बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करने लग जाती है। और जब ये एनर्जी सिस्टम यूज होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हमें उतना ज्यादा पेन नहीं होता है। 400 मीटर को सबसे डिफिकल्ट रेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें
लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो ये एसिड है ये हमें बहुत ज्यादा कष्ट देता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है इस एसिड की वजह से। अब इस दुनिया का हर जगह का प्रिंसिपल यही है कि हम लोग जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उस चीज में उतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन अगर मैं रोज एक स्टेप को सीखने की कोशिश करूंगा तो 1 महीना 2 महीना या फिर 1 साल के अंदर मैं अच्छा खासा डांस करना सीख जाऊंगा। अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता लेकिन फिर भी वो रोज साइकिलिंग की प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे सीख जाएगा। ये चीज हर जगह होती है और हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे वर्कआउट में भी यही चीज होगी। जो वर्कआउट हम ज्यादा करेंगे हम उसी वर्कआउट में ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप 400 मीटर करते हो और आप हफ्ते में एक दिन ऐसे वर्कआउट करते हो कि आप 800 मीटर के 5 रैप लगाओगे। अब जो 800 मीटर के आप रैप लगाओगे, आपको एक रैप लगाने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही। 2 मिनट से ज्यादा के तो आप लगाओगे। अब 2 मिनट से ज्यादा के अगर आप रैप लगा रहे हो तो आप कौन सा एनर्जी सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो? आप एरोबिक एनर्जी सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो। लेकिन क्या ये सिस्टम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 400 मीटर के लिए? 400 मीटर तो हमारा 1 मिनट से कम में ही खत्म हो जाएगा। अब 1 मिनट से कम में 400 मीटर खत्म हो रहा है तो उसमें सिर्फ 2 सिस्टम यूज होंगे, ए लैक्टिक और लैक्टिक। हाँ, एंड में थोड़ा बहुत एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज होता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अलग तरीके से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा सिर्फ इन 2 सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है। हमें कोशिश करना है कि हम इन 2 सिस्टम को जितना हो सके उतना अच्छा कर लें। अब अगर हमें हमारा ए लैक्टिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा? हमारे एटीपी स्टोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी अपनी मसल्स के अंदर जो एटीपी स्टोर है उसी को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी। अब हमारी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा एटीपी स्टोर रहेगा हम लोग उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारा ये वाला फेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 0 से 8 सेकंड मतलब जो स्प्रिंट वाला फेज है, 100 मीटर में भी यही होता है। जो एक्सेलरेशन टॉप स्पीड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें इस सिस्टम को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें एटीपी स्टोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और एटीपी स्टोर्स को बढ़ाने के लिए हम लोग एक सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं जो कि है क्रिएटिन। जो क्रिएटिन रहता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी है उसको बढ़ाता है। जैसे बहुत सारे लोग एटीपी के इंजेक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी स्टोर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो जितना ज्यादा होगा हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइज को उतना ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। और अब आपका जो लैक्टिक एनर्जी सिस्टम है इसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यूजुअली वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिनको कंप्लीट करने में आपको 10 से लेके 60 सेकंड का टाइम लगेगा। और इस रेंज में हम लोग जितना ज्यादा आगे रहेंगे उतना ज्यादा ये सिस्टम डेवलप होता है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि अगर आप जिम में स्क्वाट्स करते हो तो आपको एक मीडियम या लाइट वेट यूज करना है, जैसे कि 40 किलो। अब 40 किलो से आपको 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम स्क्वाट्स करने हैं। इस टाइप की जो एक्सरसाइज रहती है उसमें एक तो हमारी स्पीड भी इंप्रूव होती है, मतलब हम जल्दी जल्दी वो एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम लोग उसको अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, 30 सेकंड के लिए कर रहे हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होने लगेगा। अगर आपको रेपिटेशन का वर्कआउट कर रहे हो तब भी आपको कोशिश करना है कि आप 1 मिनट से कम की रेपिटेशन को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जैसे 500-600 की रेपिटेशन हो गई, या आप कभी कभी लगा सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप 300 मीटर की रेपिटेशन लगाओगे जो कि 1 मिनट से कम में कंप्लीट हो जाते हैं और उनको अच्छे खासे एफर्ट पे ज्यादा स्पीड में लगाओगे तब उसमें आपका जो लैक्टिक एनर्जी सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। ये जो टाइम फ्रेम है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब 0 से 8 सेकंड तक कोई भी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज रहती है उसमें ए लैक्टिक सिस्टम यूज होता है और ये आपकी स्पीड को इंप्रूव करता है। और वहीं पे जो लैक्टिक एनर्जी सिस्टम रहता है ये आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाता है। इस सीरीज की जो पहली वीडियो थी आपको वो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे लिए स्पीड एंड्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एंड्योरेंस। अब जो स्पीड है वो डिपेंड करती है हमारे ए लैक्टिक एनर्जी सिस्टम पे और जो एंड्योरेंस है ये डिपेंड करती है हमारे लैक्टिक एनर्जी सिस्टम पे। अब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके अंदर स्पीड की कमी है या एंड्योरेंस की कमी है। तो अगर आपके अंदर स्पीड की कमी है तो फिर आपको इस एनर्जी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके अंदर एंड्योरेंस की कमी है तो फिर आपको इस एनर्जी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी स्पीड खराब है तो आप जिम में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो एक्सरसाइज का जो एक सेट है वो 0 से 8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपको कम रैप करने हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्पीड में। और वहीं पे अगर आपके अंदर एंड्योरेंस की कमी है तो जिम में आप जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको 8 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। अब जैसे जो सर्किट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट रहता है वो इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ये सिस्टम को काफी ज्यादा डेवलप करता है। सर्किट ट्रेनिंग में 8-10 एक्सरसाइजेस रहती हैं और उसमें आप एक एक्सरसाइज को 30 से 40 सेकंड तक करते हो, फिर उसके बाद में फिर से 30 या 20 सेकंड का रेस्ट लेते हो और जो एक्सरसाइज का टाइम है और रेस्ट का टाइम है इसको मिला के 1 मिनट हो जाता है। फिर 1 मिनट बाद आप दूसरी एक्सरसाइज को करते हो और कंटिन्यू ऐसे 8-10 एक्सरसाइजेस को करते हो। तो इस टाइप का जो सर्किट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट रहता है वो आपके लैक्टिक सिस्टम को इंप्रूव करता है। अब जो 400 मीटर सीरीज की अगली वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग कुछ रेस की स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जिनका मैं आंसर दूंगा वो अगली वीडियो में।
लेकिन ध्यान रखना कि जो आप क्वेश्चन पूछोगे वो सिर्फ 400 मीटर से रिलेटेड हो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।